एसी में गरीब देवरानी जेठानी का ब्यूटी पार्लर। कमला और महेश के दो बेटे रवि और विनोद थे, जिनकी शादी एक साथ एक ही मंडप में शेफाली और गौरजा से हो जाती है। वो एक मध्यम वर्ग का परिवार था। दोनों बहू बहुत जल्द ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को संभाल लेती हैं। वक्त गुजरता है, घर के हालात खराब थे। बड़े बेटे रवि का काम ठीक से चल नहीं रहा था, तो वहीं अगले दिन दूसरा बेटा आकर कहता है, माँ, पिताजी, गौरजा, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ रहा है। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था वहाँ से मेरा काम छूट गया है और अब मुझे नौकरी तलाशने के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे कम पैसों में हमारे घर का गुजारा नहीं चल रहा है। क्या? इसका मतलब अब आप पर नौकरी नहीं है? घर का राशन पानी कैसे आएगा? जेठ जी की भी नौकरी ठप ही चल रही है। देवा रे देवा, ये सब क्या हो रहा है मेरे दोनों बेटों के साथ? ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? मैंने तो काम करना छोड़ दिया है, सोचा बच्चे संभाल लेंगे, लेकिन अब कुछ दिनों में हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हमें दाने दाने के लिए तरसना होगा। आप सही बोले पापा जी, घर में सिर्फ 2 दिन का राशन है। रवि, आप कुछ करते क्यों नहीं? अपने मालिक से बात कीजिए, कब तक पैसे देंगे? आज ही जाकर बात करता हूँ। आप सब देख लीजिए, मैं कल सुबह होते ही नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। गौरजा, मेरा सामान पैक कर देना। आप निश्चिंत रहिए, मैं कर दूंगी। ये बोलते ही पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है। रवि तो अपनी फैक्ट्री चला जाता है और अपने मालिक से पैसों की बात करता है, जहां वो उसे कहता है, देख रवि, फैक्ट्री अभी घाटे में चल रही है, कोई मुनाफा कहीं से नहीं आ रहा और अगले 2-3 महीने तक फैक्ट्री का यही हाल रहेगा। तुम काम करते रहो, जैसे ही पैसा आएगा मैं एक साथ सब कारीगरों को दे दूंगा। अकेले तुम ही परेशान नहीं हो, मेरे भी लाले पड़े हुए हैं, पैसा हर जगह फंसा हुआ है। ठीक है मालिक, मैं आपकी बात समझ गया, पर थोड़ी कोशिश करना, क्योंकि आपसे ही सभी मजदूरों का घर चलता है। हाँ हाँ ठीक है। ये सुनकर रवि मशीनों के साथ काम करने लगता है। फिर शाम होते ही अपने घर पहुंच जाता है और अपनी फैक्ट्री की बात घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी शेफाली कहती है, इसका मतलब अब आपके मालिक से 3 महीने तक हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें अपना खर्चा खुद निकालना होगा। हाँ। दीदी, मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम एक ब्यूटी पार्लर खोल लें? आपको और मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स अच्छे से आता है। हमारे पतियों का अच्छे से काम भी नहीं चल रहा है। जब तक हम पूरा परिवार भूखे पेट तो रहेंगे नहीं, पेट तो पालना ही होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ माँ जी कि हम देवरानी जेठानी मिलकर ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं, कुछ तो पैसा आ ही जाएगा। अरे हाँ बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी तरकीब लगाई। मैं तैयार हूँ ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ ये घर है। हम अलग से दुकान लेंगे और पार्लर का सामान आएगा तो लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा। नहीं दीदी, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में ही छोटे से हिस्से को ब्यूटी पार्लर बना लेंगे। और रही सामान की बात, तो 10,000 की मेरी एफडी है, उसे मैं तोड़कर ब्यूटी पार्लर का सामान ले आती हूँ। कम से कम इससे हमारे घर का कुछ तो खर्चा निकलेगा। अरे छोटी बहू बिल्कुल ठीक बोली। चलिए, बहुत बात हो गई, अब सब खाना खा लेते हैं। इस तरह सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन विनोद नौकरी के लिए शहर की ओर निकल जाता है। तो उस दिन गौरजा शेफाली पैसों का इंतजाम करने के बाद अपने घर के एक छोटे से हिस्से को पार्लर का हिस्सा बना लेते हैं और बाहर पार्लर का बोर्ड लगा देते हैं, जिसे देखकर औरतें कहती हैं, अरे प्रणाली, जरा देखो तो, लगता है नया पार्लर खुला है। पूरे 10% की छूट है और मैनिक्योर पेडिक्योर के पैकेट में ब्लीच, फेशियल, हेयर कटिंग फ्री। अरे वाह, 1000 रुपए में इतना सब कुछ। चलो चलो, जरा मैं भी अपने चेहरे पर निखार ले आऊं। मेरे पति देखकर तो बावले ही हो जाएंगे। ये बोलते ही दोनों औरतें उनके पार्लर में चली जाती हैं, जहां देवरानी जेठानी कहती हैं, बताइए, आपको क्या करवाना है? हमारे यहाँ स्पेशल ऑफर चल रहा है। वो हमने बाहर आपका बोर्ड पढ़ा, जो 1000 वाला ऑफर है ना, वो हम दोनों की कर दीजिए। आप दोनों यहाँ बैठ जाइए और देखिए हम आपको कितना सुंदर बना देते हैं। ऐसा बोलते ही देवरानी जेठानी उन दोनों के पहले फेशियल ब्लीच करती हैं, उसके बाद पेडिक्योर के बाद अच्छा मेकअप कर देती हैं। खुद को शीशे में देखने के बाद दोनों कहती हैं, अरे वाह, आपने तो हमें हंसने की रानी बना दिया। आपका ऑफर बहुत वर्थ इट निकला। मुझे तो अपने चेहरे पर ग्लो भी दिख रहा है। मेरे पति मुझे देखकर पागल हो जाएंगे। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू मैम। उनके जाते ही और भी औरतें आकर पार्लर में अपना मेकअप करवाती हैं। देखते ही देखते देवरानी जेठानी का ब्यूटी पार्लर चल पड़ता है। उनके किए मेकअप को गांव के लोग पसंद करने लगते हैं।
साथ ही अपने घर की आर्थिक स्थिति को वो बेहतर कर लेती हैं और सब अच्छे से घर में खाना खाते हैं। देवरानी जेठानी ने बड़ी सूझबूझ के साथ पार्लर और घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी बारी बारी से उठाई। दोपहर का खाना जेठानी बनाती तो शाम का खाना देवरानी बनाती थी। ऐसे ही एक दिन एक मोटी सी औरत आकर कहती है, मैंने सुना है आप दोनों बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। आज मुझे शादी में जाना है, इतना अच्छा सजाना कि दुल्हन मुझसे फीकी लगे। गौरजा, हम इस मोटी को अच्छे से सजा देंगे, फिर भी दूल्हा इससे शादी नहीं करेगा। हथनी कहीं की। हाँ दीदी, मैं इनके मेकअप कर देती हूँ, आप वैक्स कर दीजिए। अरे मैं क्यों अपने हाथ चिपचिपे करूँ, मैं उनका फेशियल कर दूंगी, तुम वैक्स करो। अरे आप दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लड़ रही हो देवरानी जेठानी, लगता है मुझे दूसरे पार्लर जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हम अभी आपको तैयार करते हैं। ये कहते ही देवरानी जेठानी औरत को तैयार कर देती हैं। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बिल्कुल 16 साल की लड़की। अच्छा, मैं आती ही रहूंगी आपके पार्लर में। शुक्रिया जी, धन्यवाद। इस तरह दोनों अच्छे से अपने पार्लर को संभालती हैं। वहीं देवरानी जेठानी की नोक झोंक भी चलती रहती थी। फिर एक दिन एक औरत आकर बोली, आप दोनों बहुत अच्छा मेकअप करती हो, लेकिन आपके पार्लर में बस एक चीज की कमी है कि एसी नहीं है। आप एसी में लोगों के वैक्स करोगी तो अच्छे से काम होगा, और एसी लगने से डिमांड भी बढ़ जाएगी। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, आपका शुक्रिया। तभी दोनों पाखी को शादी में जाने के लिए तैयार कर देती हैं और पार्लर की अच्छी तरक्की होने से वो अपने पार्लर में एसी लगवा लेती हैं, जिससे उनका पार्लर बहुत अच्छा चलता है और एसी का आनंद सास ससुर भी लिया करते थे। अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा में तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ बहू, मजा आ गया, ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये तो कुछ भी नहीं है पापा जी, पार्लर और तरक्की करेगा तो हम घर में भी एसी लगवा लेंगे। बिल्कुल देवरानी जी। अगले दिन प्रणाली पार्लर में आती है। अरे क्या बात है, अब तो आपने अपने पार्लर में एसी भी लगवा लिया, बहुत अच्छा लगता है, हम तो आते रहेंगे अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए। आपके नाखून बहुत प्यारे हैं, क्या मैं आपके नेल एक्सटेंशन कर दूं? ज्यादा चार्ज नहीं है इसका। जी कर दीजिए। समय गुजरता है, वक्त के साथ उनका एसी वाला पार्लर बहुत अच्छा चलता है, जिससे वो एक अच्छी और बड़ी जगह खोल लेती हैं। उनके पार्लर की भीड़ कभी खत्म होती ही नहीं थी। तभी एक दिन मुनीता कहती है, अरे शेफाली बहन, मैं सबसे पहले दिन आपके छोटे पार्लर में आई थी और अब आपने बड़ा सा पार्लर बना लिया है। मैं आपकी तरक्की देखकर बहुत खुश हूँ। अरे ये मेरी अकेली मेहनत का नतीजा नहीं है, मेरी देवरानी ने भी पूर्ण तरीके से मेरा साथ दिया, हम दोनों की मेहनत है ये तो है। अब तो चारों तरफ एसी लगे हुए हैं। खैर, आप फेशियल कर दीजिए, बहुत टाइम से करवाया नहीं। जी बिल्कुल। देवरानी जेठानी मुनीता का अच्छे से फेशियल कर लेती हैं और अब क्लाइंट पार्लर में आने के लिए अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं। दूसरी ओर दोनों के पति की नौकरी भी अच्छे से चल रही थी, जिससे उनके घर के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब वो अपने घर को और बनवा लेती हैं। साथ में विनोद एक कार खरीद लेता है। देवरानी जेठानी के ब्यूटी पार्लर की वजह से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस तरह परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और उनकी ब्यूटी पार्लर की ब्रांच और जगह भी खुल जाती है। अमीर निशा अपने गोल से बेड पर सो रही थी कि तभी उसका अलार्म बजता है, जिसे वो बंद करके गाने चलाकर डांस करने लगती है। उसके तेज म्यूजिक चलाने से हॉल में बैठे उसके अमीर माँ बाप माया और राजवीर मैगजीन पढ़ते हुए कहते हैं, लीजिए, आपकी बेटी जग गई है, रोज उठकर म्यूजिक चलाकर नाचना शुरू कर देती है। मेरी बेटी को कुछ मत बोलो तुम, यू नो ना, डांस उसकी हॉबी है। आपने ही तो उसे अपने सर पर चढ़ाया है, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। महारानी है ना, बिना बुलाए नीचे थोड़ी ना आएंगी। हाँ, मेरी प्रिंसेस है वो। ये कहते ही माया अपनी बेटी को बुलाने जाती है। बेटा कम, जैसे 8 o'clock हो रहा है, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। ओके मॉम, लेकिन मैं आज ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे और सैंडविच खाऊंगी। ओके, बन जाएगा। इतना कहते ही माया उसके लिए नौकरों से कहकर उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनवा लेती है, जिसके बाद तीनों एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं। राजवीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए वो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। निशा में उसकी जान बसती थी, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। अमीर माँ बाप के प्यार ने उसे घमंडी भी बना दिया था। वो एक मॉडल एक्टर थी। वो अच्छी अच्छी आउटसाइड जगह जाकर मैगजीन्स के लिए फोटो शूट किया करती थी। ऐसे ही एक दिन फोटो शूट के लिए वो जंगल सफारी क्रू मेंबर्स के साथ आई थी, जहां उसकी असिस्टेंट मीना निशा को कहती है, मैम
आप इस बाउंड्री एरिया से ज्यादा आगे मत जाइएगा, सर ने मना किया है क्योंकि यहाँ जंगल सेफ नहीं है, वाइल्ड एनिमल हैं। ओके ओके, आई गॉट इट। ओके मैम, अपनी कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, फिर शूट स्टार्ट होगा। यू हैव ओनली 15 मिनट्स। ये सुनकर निशा शूट के लिए तैयार हो जाती है और फिर फोटो शूट करती है। पिंजरे में रखे बंदर और हाथी को खिलाते हुए 2 दिन में उनका शूट खत्म हो जाता है। फाइनली आज मैं अपने घर जाऊंगी, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सुनो मीना, मैं कुछ सेल्फी लेकर आती हूँ, तुम चलो। ओके मैम, जल्दी करना। निशा वहाँ की खूबसूरत जगह की सेल्फी लेती है, लेकिन उसके ग्रुप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिस वजह से वो निशा को छोड़कर चले जाते हैं। जब निशा को ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान होती है और जंगल में भटकते भटकते कहती है, ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ पर अकेली रह गई। मॉम ने कहा था यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं, मुझे बचकर रहना चाहिए। मॉम को कॉल करती हूँ और अपने ग्रुप को। ओ नो, मेरा तो फोन ही डेड हो गया है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। निशा जंगल में चलती रहती है, तभी एक शेर उसके सामने आता है। भगवान, शेर! ये तो कोई भी नहीं है, इतना खूंखार शेर है। कहीं इसने मुझे मार दिया तो अब मैं क्या करूँगी? मुझे घर जाना है। somebody help! शेर खूंखार नजरों से निशा के करीब बढ़ता है। तभी 2 बूढ़े पति पत्नी आकर उस खूंखार शेर के ऊपर एक विषैला फल डाल देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वो दोनों कहते हैं, चलो बेटा, जल्दी करो, चलो यहाँ से। बेटा जल्दी करो, वो शेर कुछ देर के लिए ही बेहोश हुआ है। तुम नहीं गई तो हम तीनों में से वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ, चलती हूँ चलती हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों बूढ़े व्यक्ति निशा को अपनी झोपड़पट्टी में ले आते हैं, जो जंगल से बाहर की तरफ थी। तभी सुनंदा उसे पानी लाकर देती है, जिसे वो पी लेती है। फिर वो निशा के सिर पर हाथ रखकर कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रही थी? ओफो, अपना हाथ हटाइए, ज्यादा मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिए। आपकी बात मानकर यहाँ क्या आ गई? आप तो करीब ही आ गए मेरे। और यहाँ मैं घूमने नहीं, अपने काम फोटो शूट करने ग्रुप के साथ आई थी, लेकिन गलती से यहाँ रह गई। वो कितनी गर्मी हो रही है, अब मैं कहाँ रहूंगी? अरे बेटा, तुम बेफिक्र होकर रहो। रहने को तो हमारे पास ये झोपड़ी ही है। जब तक तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं आ जाते तब तक तुम यहाँ रह लो, सुरक्षित हो बेटा। भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ बेटा, सुनंदा ने दाल भात बनाई है। ओहो, दाल भात! पता नहीं अब मुझे इस गरीब खाने में कैसा कैसा खाना खाना पड़ेगा, मजबूरी है। कोई नहीं, ले आओ। निशा हाथ मुंह धोकर फिर जमीन पर बैठकर खाना खाती है, जहाँ किशोर उसकी हवा करता है। निशा को देखकर सुनंदा की आंखें भर आती हैं और वो धीमे से कहती है, अजी सुनते हो, देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। अगर आज हमारी बेटी होती तो इसकी जितनी ही होती। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अरे वाह, ये खाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा खाना है, क्या मुझे और मिल सकता है? भूख लग रही है। हाँ हाँ बेटा, ले लो। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। वैसे आप अकेले रहते हो? बस मतलब आपके कोई बच्चे वगैरह नहीं है? बड़ा प्यारा नाम है। निशा बेटी मेरी एक बेटी थी। आज बड़ी होती तो तुम्हारे जितनी होती। दरअसल कुछ साल पहले हमारे गांव में एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और मेरी 5 साल की बेटी मुझसे दूर हो गई। वो है या नहीं ये भी हम नहीं जानते। आज होती तो हमारी छोटी सी जिंदगी में अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार करते। हम दोनों उसे गले लगाने के लिए बहुत तरसते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जहाँ भी होगी खुश होगी। रात हो जाती है। वो वहाँ सोने की कोशिश करती है। नींद न आने पर उन पर अपनी अमीरी घमंडी झाड़ने लगती है। फिर सुनंदा उसे गोद में सिर रखने को कहती है, जहाँ उसे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। फिर वो उन दोनों से प्यार से बातें करती है। 3 दिन में ही वो घुल मिल जाती है। फिर उसके माता पिता गाड़ी में बैठे हुए उसे ढूंढते हुए आते हैं, तो गले लगकर माया कहती है, निशा मेरी बच्ची, कैसी है तू? पता है हमें तेरी कितनी याद आई। मेरे क्रू ने बताया कि तुम लास्ट टाइम याद है, इसलिए हम यहाँ आ गए तुम्हें लेने। थैंक यू मॉम, आप आ गई। इन लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, मेरी जान बचाई। अच्छा अंकल आंटी, अब मुझे जाना होगा। हाँ हाँ बेटी, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया, आपने हमारी बच्ची का ख्याल रखा। कैसे धन्यवाद करें आपका। अरे ऐसा मत बोलिए,
हमने अपनी बेटी समझकर ख्याल रखा उसका। इस तरह निशा अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में बैठकर वापस अपने बड़े से घर में पहुंच जाती है। वहीं बूढ़े माँ बाप निशा के जाने से बहुत उदास हैं। तो वहीं निशा को शानो शौकत पैसे उसे रास नहीं आता, ना ही मखमल के गद्दे पर नींद आती है। तो वो उठकर कहती है, यहाँ पर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जो दिन मैंने वहाँ बिताए हैं कितना अच्छा था। वो लोग मुझे अपने से अलग कर रहे थे। उनके हाथ का खाना खाकर भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ओ गॉड, लेट हो जाएगा। ओहो, आज के शूट के लिए मैं मॉम की साड़ी पहनूंगी। वो माया के कवर्ड से साड़ी निकालती है तो एक लॉकेट बाहर निकलता है, जिसे वो अपनी माँ से पूछती है। माँ, ये किसका लॉकेट है? आज तक तो मैंने आपके पास नहीं देखा, बताइए। ये तूने क्यों निकाला? मुझे वापस कर। अरे अरे माँ, आप ऐसे क्यों घबरा रही हो? बताइए, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? बेटा, दरअसल वो तेरा ही लॉकेट है जो तेरे गले में डला हुआ मुझे मिला था। दरअसल तू हमारी औलाद नहीं है, हमें तू एक बाढ़ में मिली थी। आज तक हम ये लॉकेट नहीं खोल पाए। क्या? बाढ़ में? ये बात सुनकर जब निशा लॉकेट खोलती है तो उसे सुनंदा और किशोर की उसके साथ बचपन की फोटो मिलती है। ये देखकर निशा के सामने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि वो एक गरीब घर की बेटी है। माँ, आपको पता है ये वही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई उस जंगल में। पता है वो मुझे कितना याद कर रहे थे। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए तड़प देखी है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ, वो कितना खुश हो जाएंगे। माँ, मैं उनके पास जा रही हूँ। जा बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे। तुझ पर सबसे ज्यादा हक उनका है। हाँ मम्मी पापा, पर मैं वापस आऊंगी। निशा कार चलाकर अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाती है और उन्हें वो लॉकेट दिखाती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो निशा को गले लगा लेते हैं। देखिए, हमारी बेटी मिल गई। हम बहुत खुश हैं, हमें हमारी बेटी वापस मिल गई। मम्मी पापा, अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भगवान ने मुझे दो दो मम्मी पापा दिए हैं। चलिए मेरे साथ। पर बेटा, हम खुददार इंसान हैं, वहाँ नहीं रहेंगे। माँ, आप वो एक आशियाना बना लेना जहाँ मैं आपके साथ भी रहूंगी और उनके साथ भी। ठीक है बेटा। बहुत भूख लग रही है, क्या आप दोबारा वही दाल भात अपने हाथों से खिलाओगी आज? हाँ मेरी बच्ची। तभी सुनंदा उसे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। फिर उन्हें अपने साथ शहर ले जाती है, जहां वो अपने दोनों माता पिता के साथ खुशी खुशी रहती है। इस तरह अमीर सौतेली बेटी अपने गरीब माँ बाप के घर का खाना खाकर बहुत खुश होती है।